स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो। अगर वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। राजीव गांधी के टाइम पे आया था 65th अमेंडमेंट, इफ आई एम करेक्ट, 1989 में उन्होंने, लेकिन वो लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से डिफीट हो गया बिल, वो लैप्स हो गया था। तो उससे स्टार्ट हुआ था अमेंडमेंट, क्योंकि लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं बेसिकली उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं था, एज इन द केस ऑफ द रूरल लोकल बॉडी। ग्राम पंचायत जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सिंस लॉन्ग बैक वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उनको रिकॉग्निशन है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अर्बन सेक्टर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई उसके लिए रूल नहीं बना सकती, खाली गाइडेंस इशू कर सकती है। तीसरा इशू है कैपेसिटी। अब मैं आपको बताऊं, इफ़ यू गो बैक टू द 1970s, पैरास्टेटल बने क्यों? ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस या वाटर सप्लाई बोर्ड क्यों बने? उसका रीज़न ये था कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ थी उसमें ट्रेंड स्टाफ नहीं था, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं था, इंजीनियर्स नहीं थे, टाउन प्लानर्स नहीं थे, इवन अकाउंटेंट क्वालिफाइड नहीं होते थे। तो उसकी वजह से क्या है कि जो टेक्निकल जो सर्विसेज थी, जो टेक्नोलॉजी को समझने वाले, जैसे सीवर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, टेक्निकल सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी इसमें समझना आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। तो इसलिए ये पैरास्टेटल कंसेप्ट आया 1970s में, 73 74 वगैरह में आया था। तो तब ये पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, और जितने टेक्निकल सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज वगैरह, ये ट्रांसफ़र कर दी गई थी पैरास्टेटल को, और मेंटेनेंस दे दी गई थी लोकल बॉडी को। वही गलती हो गई। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के शुड बी फर्दर डिसेंट्रलाइज एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नेंस, विच इज़ द मोहल्ला सभा और एरिया सभा। तो स्मॉलेस्ट जितनी यूनिट होगी उतनी ही मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, और जो वहाँ के RW हैं या जो भी अपने उनके ग्रुप्स हैं, उनको उनकी साझेदारी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी आप डिसीजन लेते हो उस मोहल्ले का या उस लोकेलिटी का, तो उनके कंसल्टेशन से लो आप। इवन आप चार्ज भी लगाते हैं कोई, तो उनके कंसल्टेशन से लगाइए, तो उसमें रिकवरी बढ़ जाएगी। अगर आप बिना कंसल्टेशन करेंगे तो रिकवरी नहीं होगी। कि भाई जो सिटीजन्स हैं उनसे कंसल्टेशन के थ्रू सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, CDP। इट वाज अ फर्स्ट स्टेज। पहले सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हो, क्या सिटी में लोग क्या चाहते हैं, वाटर सप्लाई उनकी प्रायोरिटी है, सॉलिड वेस्ट प्रायोरिटी है, सीवरेज प्रायोरिटी है, या मेट्रो प्रायोरिटी है, या रोड प्रायोरिटी, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी। उसके बेसिस पे सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए पहले, और उसमें उसको उससे कंसल्टेशन के थ्रू द काउंसलर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड ऑल द पीपल दोज आर लिविंग एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सिटी, दे शुड बी कंसल्टेड। और सिटी, फिर उसके बाद सिटी डेवलपमेंट प्लान बना जाए। उस प्लान में खाली इन्वेस्टमेंट प्लान ही ना हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्लान भी हो, FOP किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्लान। सिटी डेवलपमेंट प्लान के बाद उसके बेस पे DPR बनाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एरिया, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है। जेन्युइन द फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें रिफॉर्म को टाइमलाइन दी गई थी कि आपको किस ईयर में, किस मंथ में आपको ये रिफॉर्म कंप्लीट करना है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म था, अकाउंटिंग रिफॉर्म था, उसमें एक पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ था, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉ था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ वाज डिफरेंट फ्रॉम द RTI। तो JNURM में बहुत बड़ा कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम था, करीब 23 के लगभग उसमें रिफॉर्म्स थे, और जिसमें एक रिफॉर्म ये भी था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट, वो भी एक रिफॉर्म था जो आज तक नहीं हो पाया। बड़ा हम लोग अभी तक कह रहे हैं कि भाई 74th के सारे प्रोविजंस नहीं हो पाए, जबकि एक्ट सारे मॉडिफाई हो गए 1992 के बाद। 94, 95, 96 सारे एक्ट मॉडिफाई हो गए। और उसके बाद एक मॉडल म्यूनिसिपल लॉ बना था, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने ये कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, ये 74th अमेंडमेंट ले आए, लेकिन इसको दांत नहीं दिए। जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, यूटिलिटी एजेंसीज, रीजनल यूटिलिटी एजेंसीज टू बी क्रिएटेड। तो वहाँ पे एक रीजनल लेवल पे जितनी जो कोर सर्विसेज हैं वो वहाँ पे एक यूटिलिटी एजेंसी में ट्रांसफ़र हो जाए, और उसमें एक जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंसर्न टू द सिटी डेवलपमेंट, वो उसके मेंबर हों, और उसका जो चेयरमैन है वो बाई रोटेशन से हो। तो कंबाइंड डिसीजंस हों कम से कम, जिससे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का इशू रिजॉल्व हो जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया। कोऑर्डिनेशन का दिक्कत है ना, वो जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता। इवन जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, PhD का काम होता है कैपिटल वर्क्स,
ज़्यादातर स्टेट में। तो उन्होंने वाटर लाइन डाल दी या सीवर लाइन डाल दी, और उसको जब लोकेलिटी डेवलप हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं म्यूनिसिपैलिटी को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है म्यूनिसिपैलिटी पे। लेकिन जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वो लेते हैं जब डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है उस लोकेलिटी में, वो जबकि उनको शेयर करना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू द लोकल बॉडी, वो नहीं होता। जो सिटी से रिलेटेड फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग सिटी प्लानिंग फंक्शन शुड बी ट्रांसफ़र बैक टू द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको जब क्रिटिसाइज तो किया जाता है लेकिन उनका प्लानिंग प्रोसेस में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। जब भागीदारी नहीं होगी तो उनको पता ही नहीं होता। तो जब सिटी प्लानिंग, जब कोई प्लान बनता है या डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है तो उसमें उस लोकल गवर्नमेंट की भागीदारी होनी चाहिए और उनके कंसल्टेशन से बनना चाहिए। ऑल द स्टेक होल्डर, नॉट ओनली द सिटी गवर्नमेंट, ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी कंसल्टेड। जैसे वर्ल्ड बैंक की ट्रेंची कंडीशंस थी कि आपको एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम लागू करना पड़ेगा। इसीलिए जो मद्रास में, जब मद्रास ने पहली बार वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था तो उन्होंने तभी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कन्वर्ट कर दिया था अपने अकाउंट्स को, बहुत पहले, बहुत साल पहले। और ऐसे ही महाराष्ट्र में और गुजरात में जो कॉरपोरेशन सिटीज़ थी, उन्होंने जब वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लिया तो दे कन्वर्टेड देयर अकाउंट्स टू द डबल एंट्री, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बैलेंस शीट बन जाती है फॉर द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब बैलेंस शीट इज ए मिरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो उससे पता लग जाता है क्या आपके एसेट्स हैं, क्या आपकी लाइबिलिटीज है, क्या आपके फिक्स एसेट्स हैं, क्या लिक्विड एसेट्स हैं। प्लानिंग हो सकती है, प्लानिंग आप अच्छी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, स्कैम्स नहीं होंगे, स्कैम्स कम होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। हम ये तो नहीं कहते स्कैम्स। जो सिटी कमिश्नर या जो वहाँ का चीफ ऑफिसर है वो अपने नेटिव टाउन से रिटायर हो, जिससे उसको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि मुझे इसी सिटी में रहना है तो कम से कम इस सिटी का तो कुछ उद्धार करना। मिशन 73-74 के सभी दर्शकों को गौरव मलिक का नमस्कार। आज हमारे साथ मुकेश माथुर जी हैं जो कि अर्बन क्षेत्र में काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट माने जाते हैं, दशकों का इनका अनुभव रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आपके शुरुआती जीवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपका कहाँ जन्म हुआ? मेरी साहब पैदाइश तो एटा यूपी की है, लेकिन हम लोग रहने वाले मथुरा के हैं। मथुरा में हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग रहे थे, जमींदार थे वो, छाता तहसील वगैरह के। लेकिन सर्विस की वजह से लोग फादर इधर उधर शिफ्ट होते गए। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हाई स्कूल तक तो एटा में ही हुई थी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में चला गया था, लेकिन मेरा पैर का फ्रैक्चर हो गया, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो 2-3 साल मेरा पैर के वजह से मैं नहीं कर पाया। देन आई शिफ्टेड द लाइन, क्योंकि उस समय कॉमर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, इंजीनियर्स की तो कोई डिमांड नहीं थी। तो आई थॉट, ये बात है 67 में मैंने हाई स्कूल किया था, ये बात है 71-72 की। तो देन आई शिफ्टेड टू द कॉमर्स साइड। मतलब आप इंजीनियरिंग करके फिर इंजीनियरिंग मैंने पूरी कंप्लीट नहीं करी क्योंकि पैर का मेरा फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, तो मैंने उसके बीच में छोड़ दी। ठीक है। और फिर मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उनका अचानक हार्ट फेल हो गया था रात को सोते सोते। तो आई लेफ्ट द इंजीनियरिंग। और फिर मैंने मेरी जो सब बड़ी सिस्टर थी वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से रिटायर हुई थी, अब तो डेथ हो गई उनकी। तो मैं उनके पास चला गया ग्रेजुएशन करने, पोद्दार कॉलेज से। पिलानी के पास एक जगह है नवलगढ़, आपने नाम सुना होगा, बिरलास के एरिया है। हाँ, बिट्स पिलानी, वहीं पे मैंने फिर ग्रेजुएशन करी वहाँ से। देन फिर आई मूव टू, मेरे जो बड़े ब्रदर, जो सबसे बड़े ब्रदर थे, वो भोपाल यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए थे, वाइस चांसलर, ही इज़ नो मोर नाउ। तो आई मूव टू द मध्य प्रदेश, और वहाँ से मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया जबलपुर यूनिवर्सिटी से, एंड आई डिड द PhD इन द इकोनॉमिक्स। उसके लिए मुझे फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप मिली, नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, न्यू दिल्ली। तो मैं न्यू दिल्ली में NCER से बेस करके यहीं पे मैंने PhD करी। तो 1981 में मेरी PhD कंप्लीट हुई थी, इट वाज इन द इकोनॉमिक्स, और वो लैंड रिफॉर्म्स पे थी, इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म ऑन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द बेनिफिशरीज, दैट वाज द टॉपिक। उस समय मेरा काफ़ी CH हनुमंत राव जी, जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में थे प्रोफेसर, PC जोशी, ये बड़े बड़े नामी लोग हैं, इनसे संपर्क रहता था, क्योंकि ये लोग मेरे इंटरनल गाइड थे, गाइडेंस देते थे मुझे PhD के लिए।
तो उसके बाद देन आई जॉइंड वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द IRI, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एज ए असिस्टेंट सोशो इकोनॉमिस्ट। वो FAO का एक सिस्टर कंसर्न था एज ए, तो मैंने पोटैटो के ऊपर रिसर्च करी थी वहाँ पे। और फिर आई मूव टू द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, चाणक्यपुरी में जो ऑफिस है, डॉक्टर पाई थे वहाँ पे डायरेक्टर, उनके साथ मैंने कुछ दिन काम किया। देन मिस्टर MN बुच। तो जो थोड़ा सा वापिस आता हूँ, जो पोटैटो पे रिसर्च की वो क्या किसानों की आमदनी से संबंधित रिसर्च? नहीं, प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ पोटैटो इंडियन इकोनॉमी। उस समय OP गौतम ICR के डायरेक्टर जनरल थे। तो हमने ये देखा था कि भाई क्या इसका प्रोडक्शन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में क्या इम्पैक्ट होता है और उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है। तो स्वामीनाथन जी जो थे, MS स्वामीनाथन, उनसे भी हम गाइडेंस लेते थे। और डॉक्टर हरी किशोर हमारे डायरेक्टर थे उस समय। तो उसका खाली स्वामीनाथन जी जो इसी इंस्टीट्यूट पूसा में ही थे क्या वो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के ICR के डायरेक्टर भी रह चुके हैं ठीक है। और पूसा में भी रह चुके हैं, बड़े नामी आदमी थे। बिल्कुल फिर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था उन्होंने चेन्नई में, और फिर वहीं पे मतलब अब तो ही इज़ नो मोर। तो उनके साथ भी मैंने थोड़ा काम किया है। और देन आई शिफ्टेड टू द आफ्टर द इन द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आई वर्क फॉर द पॉपुलेशन स्टडीज विद डॉक्टर पाई। तो उस मतलब उस दौरान फिर क्या रिपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट करके? हाँ, मेरा काम यही था, रिसर्च ही करने का था, मतलब सर्वे कराना, रिपोर्ट बनाना, यही काम था मेरा। ठीक है। और सर्वे में मतलब कैसे, किसानों से बात होती थी या किससे बात होती, मंडियों में नहीं, जाते थे? ये जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर था, ये तो सेकेंडरी डेटा पे था। कृषि भवन से डेटा लेके लाइब्रेरी, ये तो डेस्क रिसर्च था खाली। ठीक है। और हमने उसमें CSO से भी काफ़ी डेटा लिया यूटिलाइजेशन ऑफ द पोटैटो के ऊपर। उनकी हमने, मिस्टर शील थे उस समय डायरेक्टर CSO के, तो उनसे हमने कंप्यूटर शीट निकलवा के एनालिसिस करी। तो वो काम मतलब थोड़ा शॉर्ट पीरियड रहा, मैं 1-1.5 साल रहा उसमें। और फिर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च भी अभी 1 साल के करीब रहा। फिर एक्चुअली मिस्टर MN बुच जो थे, उनको मैं पहले से जानता था, क्योंकि वो मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर थे, मेरे ब्रदर के फ्रेंड भी थे। तो मैं एक बार मिलने गया उधर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वगैरह, ये सब हमारे एक्चुअली काफ़ी हमारे ब्रदर की वजह से काफ़ी क्लोज थे, तो मैं मिलता रहता था इनसे। तो एक बार बुश साहब से मिलने गया, 3 मूर्ति लाइन पे रहते थे वो। तो उन्होंने कहा, वाई डोंट यू जॉइन माई इंस्टीट्यूट। मैंने कहा, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है? उन्होंने मुझे बताया। उस समय उनका इंस्टीट्यूट बसंत विहार में था, जो प्रिया सिन्हा, कौन सा इंस्टीट्यूट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अच्छा, ये NIUA था प्रिया सिनेमा के पहले, ठीक है। सामने समझ गया। बसंत विहार में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ गया और फिर उन्होंने मुझसे कहा आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने उनके यहाँ फिर ज्वाइन कर लिया और टिल माई रिटायरमेंट एंड कंटिन्यूड विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। वहाँ आप 25-30 साल रहे वहाँ? वहाँ मैंने ज्वाइन किया था 1981 में, ठीक है। एंड आई रिटायर्ड इन 2012। अच्छा, तो 19 और 12 31 साल हो। 31 साल रहा मैं वहाँ। प्रोफेसर भी रहा काफ़ी साल तक, और मैं एक्टिंग डायरेक्टर भी रहा। उसके बाद मैंने सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर। तो ये उसमें NIUA बेसिकली संस्था, दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि NIUA संस्था क्या है, और मतलब उसका मिशन, ऑब्जेक्टिव, देश के लिए कैसे काम आती है वो? NIUA इज बेसिकली द पॉलिसी and policy promotion arm of the Ministry of Urban Development, Government of India. It is an autonomous organization, or which has a governing council, headed by the very senior IAS officers, usually the retired IAS officers. और इसमें जो बहुत से काम किए NIUA ने, NIUA worked with the different kind of finance commissions, right from the 8 finance commissions to the 13, 14 Finance Commission, 15 Finance Commission. They also presented the paper for the 16th State Central Finance Commission. और बेसिकली यहाँ पे इनका मास्टर प्लान भी बनाया, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो भी NIUA ने बनाया, जो अभी नोटिफाई नहीं हो पाया। तो इस तरह कई तरह के काम हैं इनके, कई वर्टिकल्स हैं जिसमें काम करते हैं, बट रिलेटेड टू द अर्बन सेक्टर ओनली। एक तो मेरे को ये समझ आया कि मास्टर प्लान वाला काम है जैसे। मास्टर प्लान तो पहली बार बनाया है, और उसके बाद इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसका अप्रेजल करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। किस संबंध में? जैसे रिफॉर्म्स हैं,
जैसे आपका पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन आया था, JNURM 2005 में, तो उसको डिज़ाइनिंग में NIU का बहुत बड़ा रोल था। और जो आप देख रहे हैं आजकल अर्बन सेक्टर के रिफॉर्म्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड, अकाउंटिंग रिफॉर्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक NIU में प्रोग्राम था कॉल्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम बाय यूजिंग द डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये USAID एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने NIU को डेजिग्नेट कर रखा था एज ए कोऑर्डिनेटर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ दिस 5D प्रोग्राम। तो वो बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्टेड इन दिस कंट्रीज 1991-92 व्हेन नरसिंह राव गवर्नमेंट वाज देयर, when Manmohan Singh was the finance minister. The FAR agenda was basically first to implement the provision of the 74th Amendment Act in later and split. Second, to develop the commercial viable bankable project, especially in the core infrastructure like water supply, sewerage, sanitation and so on. Third, to develop the capacities of the urban practitioners, urban managers to address the reform or to address the economic reform process of this country. So we have actually created the urban window in different kind of training institutions, ATIs, Administrative Training Institute, RCUS, and in the universities also. So many training institutions we created actually the window on the urban sector, focusing the urban sector. तो आप अब आ गए हो रिटायरमेंट के बाद वाले फेज में, 2012 के बाद वाले में। इस समय मैं 2012 के बाद रिटायर हुआ था और फिर से एक सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस है, गुरुकुल ट्रस्ट जो है, गुरुकुल एकेडमी जो है, सलाकुई एकेडमी जो आपने नाम सुना होगा, जो देहरादून में बेस्ड है, उनका दिल्ली में एक ऑफिस था। मिस्टर ओम पाठक उसके चेयरमैन हैं। उसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी तो आई जॉइंड एज ए डायरेक्टर देयर। लेकिन वो दिक्कत ये थी, देहरादून दूर आने जाने का चक्कर था, फिर वो उसमें स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत से इश्यूज आते हैं, 3 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए तब प्रोग्राम मिलते हैं, तो उस वजह से वो होल्ड पर रख दिया गया। देन आई स्टार्टेड द कंसल्टेंसी विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जो शहरों की या शहरों को बेहतर करने की पूरी व्यवस्था और इकोसिस्टम है देश में, तो इसमें मतलब मैं एक लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ आपसे, तो उसमें कितने तरह के स्टेक होल्डर हैं? जैसे एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हो गया, अर्बन एंड हाउसिंग बोलते हैं जिसको। अर्बन अफेयर्स, यस। तो वो सरकारी मिनिस्ट्री होगी जिसमें मतलब केंद्र का एक मंत्री भी होता है। फिर उसके अलावा मतलब होगी सरकारी ऑटोनोमस बॉडी हो गई, या उनको सेमी गवर्नमेंट बॉडी या PSUs बोल दीजिए, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के ही अंडर हैं या वहीं से उसकी फंडिंग वगैरह होती है। उसके अलावा तीसरा हो गया जी कि यूनाइटेड नेशन या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, डोनर इंस्टीट्यूशन। डोनर, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनके लोकल ऑफिस हो गए भारत में, जो कि कोलैबोरेशन में NIUA के साथ या NIUA जैसे दूसरे सेमी गवर्नमेंट जो संस्थान हैं उनके साथ मिलके कुछ अलग अलग विषयों पे काम करें। क्या यही लोग हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, या और भी संस्थाएं हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे आपको पता है 3 लेयर होती है गवर्नमेंट की, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कई बार नाम चेंज हुआ है, पहले वर्क्स एंड हाउसिंग थी मिनिस्ट्री, बहुत पहले की बात है, मिस्टर भगत उसके मिनिस्टर थे, नंबर ऑफ टाइम्स द नेम हैज़ बीन चेंज। तो वो एक्चुअली इट इज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन who provide as a advisory services to the state for the urban sector, क्योंकि जो अर्बन सेक्टर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई उसके लिए रूल नहीं बना सकती, खाली गाइडेंस इशू कर सकती है, एडवाइजरी रोल कर और सकती जो है। केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, और उनमें फिर पूरा काम करेंगे। उसमें दिल्ली का बड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है। दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इट इज़ अंडर द होम मिनिस्ट्री। क्योंकि ये पहले यूटी था, तो यूटी को होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, उनके जुरिडिक्शन में आता है, तो अभी भी वो यूटी के उसमें चल रहा है। उनको ठीक है ग्रांट मिलती है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही, बट बेसिकली दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्ट्री, ऑल द यूटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली, चंडीगढ़, ऑल द यूटीज़
So this is a different kind of arrangement. But बाकी स्टेट दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स. तो 95% से ज्यादा देश जो है वो तो स्टेट्स के अंडर ही है. हाँ बिल्कुल स्टेट्स के अंडर में. स्टेट्स के अंडर है, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ. राज्य सरकार का काम है, तो केंद्र के जो डिपार्टमेंट हैं या संस्थाएं हैं उनका काम सिर्फ एडवाइजरी है. उनका काम एडवाइजरी है, पॉलिसी प्रमोशन है, पॉलिसी इवोल्यूशन है, रिसर्च है, एडवोकेसी है. ये सारे काम जो है बेसिकली इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं. तो खाली मिनिस्ट्री के अंडर में एनआईओ ही नहीं है. एनआईओ तो एक नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है. बाकी इनके रीजनल सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज़ भी हैं, 4 हैं वो. एक हैदराबाद में है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से उसकी ग्रांट मिलती है. एक बॉम्बे में है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका पार्ट है रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़. एक लखनऊ में है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ है, रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़. और एक आईआईपीए में है, सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज़. ये सब मिनिस्ट्री से इनको फंडिंग होती है, सो ये मिनिस्ट्री की पार्ट है. इस तरह के और भी एनजीओज़ हैं, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जैसे हैदराबाद में, और उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अर्बन सेक्टर में काम कर रहे हैं. और उसके अलावा जो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे E&Y है, डिलॉइट है, KPMG है, ये भी अर्बन सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो काफ़ी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं टू पुश अप द अर्बन रिफॉर्म एजेंडा, प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विसेज. और ये सब बेसिकली अर्बन अवेयरनेस जो क्रिएट हुई वो JDRM के बहुत बात हुई. जबकि जो पहला अमेंडमेंट जो राजीव गांधी के टाइम पे आया था 65th अमेंडमेंट इफ आई एम करेक्ट 1989 में उन्होंने, लेकिन वो लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से डिफीट हो गया बिल, वो लैप्स हो गया था. तो उससे स्टार्ट हुआ था अमेंडमेंट, क्योंकि लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं बेसिकली उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं था एज इन द केस ऑफ द रूरल लोकल बॉडी. ग्राम पंचायत जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सिंस लॉन्ग बैक वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उनको रिकॉग्निशन है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रिकॉग्निशन नहीं था. तो इट वाज द फर्स्ट स्टार्टेड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट एज ए 65th अमेंडमेंट एक्ट. और बड़ा कंप्रेहेंसिव था और हम लोगों ने काफ़ी उसमें डेप्थ में काम किया था. NIU ने बेसिकली, और NIPFP और कई ऑर्गेनाइजेशन ने, NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन हैदराबाद फॉर द रूरल साइड. लेकिन वो पॉलिटिकल रीजन से डिफीट हो गया बिल और लैप्स हो गया. तो जब नरसिंह राव गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उस बिल को दोबारा से रिव्यू किया एंड इन द फॉर्म ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 दे पास द बिल. तो ये एक पहली बार कम से कम एक रिकॉग्निशन मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द अर्बन लोकल बॉडीज़. इससे पहले ये नहीं था. तो अवेयरनेस क्रिएशन बहुत हुआ और बहुत से काम शुरू हुए. उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से, डोनर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे USAID है या वर्ल्ड बैंक है, UNDP है, UNEP है, ये सारे जायका है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अर्बन सेक्टर में फोकस कर लिया उन्होंने. और अर्बन सेंटर्स आज मोर देन 4,500 हैं और सेंसस टाउन्स भी हैं बहुत सारे. तो 7,000 से ऊपर अर्बन सेंटर और बढ़ते ही जा रहे हैं. तो अगर आप देखें ना 51 सेंसस से लेके अब अभी सेंसस जब होगा तो पता लगेगा 8,000 9,000 हो गए अर्बन सेंटर्स. तो अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द ईयर 2050 मोर देन 50% पीपल विल लिव इन द अर्बन सेंटर्स, अर्बन लाइक सिचुएशंस. तो एक ये अर्बन सेक्टर का एक बहुत बड़ा बूम आया. जो पहले अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू नहीं था, कम से कम साउथ एशियन कंट्रीज़ में बिफोर 80 के बाद इसमें ज़्यादा फोकस हुआ है. और अब तो आप जानते ही हो कि अर्बन सेक्टर का कितने बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे अर्बन सेक्टर की फोकस है. रूरल में भी काम हो रहा है नो डाउट. और एक रूरल का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज. वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था. उसका पर्पज़ ये था टू स्टॉप द माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन सेक्टर. क्योंकि अगर आप रूरल सेक्टर में ही अगर अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कोर सर्विसेज, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, ड्रेनेज है, रोड्स हैं, लाइट्स है, ये सारी बेसिक सर्विसेज, तो नेचुरली वाई द पीपल विल मूव टू द अर्बन सेक्टर. बेसिकली तो सर्विसेज के लिए आते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए भी आते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी आते हैं जो बाद में सेटल हो जाते हैं यहाँ पे और स्लम्स डेवलप हो जाते हैं उसकी वजह से. लेकिन वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था और अब भी गवर्नमेंट ने किया है कि आपने जैसे
आप एक गांव को गोद लीजिए, उन्होंने हर काउंसलर को, हर उसको कहा है, एमएलए को कहा है, एमपी को कहा है, गांव को गोद लेके उसको डेवलप किया, मॉडर्न विलेज बनाइए, जिससे कि और फैसिलिटी अभी जैसे गवर्नमेंट ने ये आपको BSA क्या है, मतलब ये जो इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड किया, सारी जगह टावर्स लगा रहे हैं, ये फाइबर नेट, हाँ, सारे विलेजेस में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज जब कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू टीवी भी आने लगा है वहाँ पे, तो सारी फैसिलिटी जब रूरल में भी आ रही है, तो रूरल भी अर्बन ही बनते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अर्बन पे फोकस ज़्यादा है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन जोन्स हैं ये। एक नेशनल कमीशन अर्बनाइजेशन आया था 1983-84 के आसपास, मुझे करेक्ट याद नहीं है ईयर। इट वाज हेडेड बाय द चार्ल्स गोरिया, फेमस आर्किटेक्ट, एंड मिस्टर एम.एन. बुश, ही वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ द NCU, और वो NIU के डायरेक्टर रहे काफ़ी साल तक। तो उन्होंने, मतलब इस NCU ने कहा था कि इट इज़ ए जनरेटर ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम, जो अर्बन सेंटर्स हैं, अर्बन ग्रोथ सेंटर्स हैं ये। और आप देखते हैं कि जो GDP है उसका मोर देन 60% इट इज जनरेटेड बाय द अर्बन सेक्टर ओनली। तो जब अर्बन सेक्टर से इतना जनरेशन हो रहा है, जनरेट हो रही है इकोनॉमी, तो क्यों ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। इसीलिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आया है, 1000 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड जो अभी आया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही है, और इसको डेवलप किया जाए एज ए टूरिस्ट हब ऑल्सो टू अर्न द रेवेन्यू। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम आ रहे हैं जो कि अर्बन सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। और स्मार्ट सिटी, आप लोगों को पता ही है कि स्मार्ट सिटी का यही पर्पस था। और स्मार्ट सिटी की एक और बात थी कि भाई, जो 74th ने कहा था कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर अप टू वार्ड लेवल, और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी कहा था इसको एरिया सभा तक लाया जाए, या मोहल्ला समिति, जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट। और वही जो है स्मार्ट सिटी ने भी ये कहा है कि जो मोहल्ला समिति, जो मोहल्ला, जो मतलब आपकी जो लोकेलिटीज़ हैं, उसका डेवलपमेंट किया जाए। स्मार्ट सिटी में यही था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट किया जाए। रेट्रो फिटिंग था उनका, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट था, पेन सिटी डेवलपमेंट था, कई उनके कंपोनेंट थे स्मार्ट सिटी में। तो उसका पर्पज़ यही था कि भाई शहरी जो विकास है, जो शहर की जो स्टेटस है, वो इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लिविंग एनवायरनमेंट सुधरे। जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है, उसको एड्रेस किया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, ये सारे इश्यूज आ ही रहे हैं, आपको पता ही है। अब दिल्ली का आप देखते हो पॉल्यूशन कितना बढ़ जाता है, तो इसलिए जो आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक पे कंट्रोल की भी बात होती है। अब वो कितना सॉल्व कर पाता है प्रॉब्लम को, ये नहीं पता, लेकिन फिर भी इस तरह के काफ़ी यहाँ पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। बाकी अर्बन सेक्टर का सबसे बड़ा इशू तो यही है कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, जिसमें सिटीजन्स की भागीदारी हो। सिटीजन जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी प्रोग्राम में, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव सिटीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसका पर्पज़ ही यह है कि भाई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन आया था 2005 में, जो 2012 और फिर 14 तक चला, उसमें यही था कि भाई जो सिटीजन्स हैं उनसे कंसल्टेशन के थ्रू सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। CDP, इट वाज अ फर्स्ट स्टेज। पहले सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हो, क्या सिटी में लोग क्या चाहते हैं, वाटर सप्लाई उनकी प्रायोरिटी है, सॉलिड वेस्ट प्रायोरिटी है, सीवरेज प्रायोरिटी है, या मेट्रो प्रायोरिटी है, या रोड प्रायोरिटी, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी। उसके बेसिस पे सिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए पहले, और उसमें उसको उससे कंसल्टेशन के थ्रू द काउंसलर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड ऑल द people those are living and part and parcel of that city, they should be consulted। और सिटी, फिर उसके बाद सिटी डेवलपमेंट प्लान बना जाए। उस प्लान में खाली इन्वेस्टमेंट प्लान ही ना हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्लान भी हो, FOP किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्लान। क्योंकि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान तो बन जाता है, लेकिन इशू आता है उसका मेंटेनेंस का। तो बहुत से जो पहले प्लान होते थे उसमें मेंटेनेंस का पार्ट ही नहीं होता था। तो JNURM में ये कहा गया कि आप FOP भी बनाइए, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्लान। मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आएगा, जो आपने 5 ईयर्स पीरियड या 10 ईयर्स पीरियड, 20 ईयर्स पीरियड, मतलब उसमें स्टेजेस थी, 3 साल या 5 साल, फिर 10 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल। कम से कम मिड टर्म करेक्शंस होने चाहिए, पर प्लान जो है कम से कम लॉन्ग टर्म पीरियड का होना चाहिए, 25 या 30 ईयर्स पीरियड का होना चाहिए, जिससे कि आप कैप्चर कर सकें सिटी की इकोनॉमी को, सिटी के प्रोफाइल को, चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, चेंजिंग टेक्नोलॉजी,
रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं ड्रोन आ गए, अब तो ड्रोन बेस्ड, अब तो जीआईएस सिस्टम आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स के मैपिंग हो रही है ड्रोन से। तो इनोवेशंस होते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लान भी चेंज होना चाहिए। तो उस सिटी डेवलपमेंट प्लान के बाद उसके बेस पे डीपीआर बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एरिया, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, और डीपीआर में दोनों इन्वेस्टमेंट प्लान और ऑपरेशन प्लान होता था। तो उसमें कई नोडल एजेंसीज बनाई गई, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, सेंटर गवर्नमेंट लेवल पे, और उसमें सेंटर सैंक्शन मॉनिटरिंग कमेटी होती थी जो मिनिस्ट्री के में, उसमें प्लान सैंक्शन होता था। 25% जब आपका डीपीआर अप्रूव हो गया तब मिल जाता था। लेकिन बाकी जो पैसा आपको रिलीज़ किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द रिफॉर्म्स। तो जेएनयूआरएम की खूबी ये थी कि उसमें रिफॉर्म वाज द एजेंडा, द बैक सीट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर रिफॉर्म नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल कैसे होंगे? तो इसलिए उसमें दो तरह के रिफॉर्म थे, एक मैंडेटरी रिफॉर्म्स, एक ऑप्शनल रिफॉर्म्स। तो ऑप्शनल रिफॉर्म्स भी ऑपरेशन ऑप्शनल नहीं थे, लेकिन जो पीरियड था उसमें उस पीरियड के अंदर वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, टाइमलाइन थी। तो जेएनयूआरएम द फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें रिफॉर्म को टाइमलाइन दी गई थी कि आपको किस ईयर में, किस मंथ में आपको ये रिफॉर्म कंप्लीट करना है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म था, अकाउंटिंग रिफॉर्म था, उसमें एक पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ था और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉ था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ वाज डिफरेंट फ्रॉम द आरटीआई। आरटीआई तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था, लेकिन पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ था कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बाय द लोकल गवर्नमेंट। जैसे उनका बजट बनाते हैं तो बजट जो है शुड बी ऑनलाइन कंसल्टेशन विद द सिटीजन्स और काउंसिल के कंसल्टेशन से बजट बनना चाहिए। सर्विसेज हैं, जैसे उनकी सर्विसेज, वाटर सप्लाई का क्या लेवल है, सीवरेज का क्या लेवल है, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का क्या लेवल है, डिस्पोजल का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें पब्लिक ऑडिट के लिए होनी चाहिए, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए होनी चाहिए। पब्लिक डिस्क्लोजर लो मतलब लोकल गवर्नमेंट शुड डिस्क्लोज टू द पब्लिक। और उसमें एक एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट की भी बात हुई थी जो कुछ स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात ने किया, कि उसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें कितनी सब्सिडी आप किस ग्रुप को दे रहे हो, किस ग्रुप से किस ग्रुप को दे रहे हो, और क्या उसकी कॉस्टिंग आ रही है। तो एवरी ईयर यू हैव टू प्रोड्यूस द एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज विल रिलीज द ग्रांट। इस तरह के कई रिफॉर्म्स आए। तो जेएनयूआरएम में बहुत बड़ा कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम था, करीब 23 लगभग उसमें रिफॉर्म्स थे, और जिसमें एक रिफॉर्म ये भी था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट, वो भी एक रिफॉर्म था जो आज तक नहीं हो पाया। बड़ा हम लोग अभी तक कह रहे हैं कि भाई 74th के सारे प्रोविजंस नहीं हो पाए, जबकि एक्ट सारे मॉडिफाई हो गए 1992 के बाद। 94, 95, 96 सारे एक्ट मॉडिफाई हो गए। और उसके बाद एक मॉडल म्यूनिसिपल लॉ बना था, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने ये कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया ये 74th अमेंडमेंट लिया है, लेकिन इसको दांत नहीं दिए। तो दांत नहीं दिया, मुंह तो दे दिया, लेकिन खाने के दांत तो है ही नहीं। तो उस समय एक उमाशंकर, मुझे अगर सही याद है तो उमाशंकर गुप्ता थे शायद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के चेयरमैन, वो मध्य प्रदेश में शायद मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक कहा कि भाई हमारा अब हम सेकंड लेवल रिफॉर्म अमेंडमेंट पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक हम कमेटी बनाते हैं टू रिव्यू दिस। और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसने मॉडल म्यूनिसिपल लॉ ड्राफ्ट किया, वो अंडर फायर प्रोग्राम ही हुआ था, जो एनआईयू के कोऑर्डिनेशन में हुआ था। मॉडल म्यूनिसिपल लॉ बना और उसमें सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, डिफरेंट स्टेट की, डिफरेंट सिटीज़ की। काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, 750-800 पेजेस का है। और उसमें मॉडल म्यूनिसिपल लॉ में मेयर इन काउंसिल सिस्टम की भी बात की गई थी, जो वेस्ट बंगाल और केरला में बहुत पुराना था। उसमें यह कहा था भाई मेयर को पावर दी जाए और उसको एग्जीक्यूटिव पावर भी दी जाए, और कमिश्नर में वर्क एज ए प्राइम मिनिस्टर लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो कई स्टेट में इम्प्लीमेंट हो पाया, कुछ में इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में जैसे जिला सरकार मॉडल है, इट इज़ लाइक ए मेयर इन काउंसिल सिस्टम, तो बड़ा अच्छा था वो सिस्टम, लेकिन हो नहीं पाया वो। खैर कई रीजंस थे। और तो मॉडल म्यूनिसिपल लॉ सारी स्टेट ने उसके बेस पे हमने अंडर द पॉलिसी प्रमोशन प्रोग्राम्स ऑफ द 5D हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते थे, रीजन्स में जाते थे, और उनको बताते थे मॉडल म्यूनिसिपल लॉ क्या है ये। तो कई स्टेट्स ने उसके बेस पे अपने म्यूनिसिपल एक्ट, तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी हुए उसमें, मतलब म्यूनिसिपल एक्ट द्वारा रिवाइज हुए, और उन्होंने उसके प्रोविजंस को रखा। लेकिन पेपर्स पे तो हो गया, लेकिन ग्राउंड पे बहुत सी चीज़ें नहीं आ पाई। जैसे 74th में एक था ट्रांसफ़र ऑफ द 12th शेड्यूल जो था, 12th शेड्यूल में 18 फंक्शंस थे।
वाट एवर यू थिंक फॉर द सिटी डेवलपमेंट, वो सारे फंक्शंस उसमें थे, इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट, पावर्टी एलिवेशन फंक्शन, आपका सिटी प्लानिंग फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस उसके पार्ट थे 12th शेड्यूल के। तो उसमें लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट में तो कर दिया वो पास, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटीज़ में अभी भी फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंसेस अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं। आपकी हरियाणा की एग्जांपल देख लीजिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी हैं, गुड़गांव में कई लोकल बॉडीज़ काम कर रही हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन भी है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है। तो कई नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, तो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आ जाती है प्रॉब्लम। और सफ़र कौन होते हैं? सिटीजन्स, उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो आज भी अमेंड नहीं हो पाया। उसके कई रीजंस रहे, सर्विस कंडीशंस डिफर होती थी, क्योंकि पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस कंडीशंस अलग होती थी, लोकल बॉडीज़ की सर्विस कंडीशंस अलग होती थी। तो बहुत से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। तभी जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, यूटिलिटी एजेंसीज, रीजनल यूटिलिटी एजेंसीज टू बी क्रिएटेड। तो वहाँ पे एक रीजनल लेवल पे जितनी जो कोर सर्विसेज हैं वो वहाँ पे एक यूटिलिटी एजेंसी में ट्रांसफ़र हो जाए, और उसमें एक जो जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंसर्न टू द सिटी डेवलपमेंट, वो उसके मेंबर हों, और उसका जो चेयरमैन है वो बाई रोटेशन से हो। तो कंबाइंड डिसीजंस हों कम से कम, जिससे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का इशू रिजॉल्व हो जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया, कई जगह हुआ है, कई जगह नहीं हो पाया, वो तो इश्यूज़ हैं। ऐसे मतलब कई बार होता है, सड़क बन गई, फिर वो खुद रही है, फिर वो हाँ, फिर बिछ रही है, फिर दोबारा सड़क बन रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन का दिक्कत है ना। वो जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता। इवन जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है, पीएचडी का काम होता है कैपिटल वर्क्स ज़्यादातर स्टेट में। तो उन्होंने वाटर लाइन डाल दी या सीवर लाइन डाल दी, और उसको जब लोकेलिटी डेवलप हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं म्यूनिसिपैलिटी को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है म्यूनिसिपैलिटी पे। लेकिन जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वो लेते हैं, जब डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है उस लोकेलिटी में, वो जबकि उनको शेयर करना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू द लोकल बॉडी, वो नहीं होता शेयर। तो वो मेंटेनेंस का इशू आ जाता है, वो लोकल बॉडी कैसे मेंटेन करे। दूसरे कई जगह तो उनसे ड्राइंग भी शेयर नहीं होती, जो उन्होंने पाइपलाइन डाली या सीवर लाइन डाली, वो कहाँ डाली, उसके क्या ड्राइंग थी, क्या मैप था उसका, वो लेआउट क्या था, वो लोकल बॉडी को देते ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं कहाँ पे लाइन डली है, कहाँ नहीं डली है। तो कोई रिपेयर की प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ हो जाए, तो कैसे करेंगे? वो सारी सड़क टूटेगी, वो करेगा। फिर जो लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे किसी ने, आपका बिजली वाले ने केबल डाली, अब वो केबल डाली, सड़क तोड़ दी, तो कम से कम उसको एक तरह का बात, एक यूटिलिटी एजेंसी होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए मैं ये सड़क खोद रहा हूँ, तो कम से कम उससे परमिशन ले, जिससे दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई ये सड़क खुदेगी तो इसको दोबारा मैं रिपेयर कर दूँ। और सफ़र कौन होता है? सिटीजन्स। सड़क टूट जाती है, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, और पानी भर जाता है। देखिए अब पानी, जैसे कल ही बारिश हुई, कितना पानी भर गया सड़कों में। दूसरा, लोगों की भी गलती है, जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको सारा एनक्रोच कर रखा है, तो पानी का फ्लो कहाँ से जाएगा? दिक्कत ये है। तो इसलिए ये भी सारी लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। सिटी ड्रेनेज सिस्टम को एनक्रोच कर लिया, ये कर लिया, उसको पक्का कर लिया, उसको अपने फुटपाथ सारे कवर कर रखे हैं लोगों ने, तो उससे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं। तो लोगों को भी समझदारी होनी चाहिए। इसलिए पीपल शुड ऑल्सो बी पैरालाइज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, दे शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी है और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के शुड बी फर्दर डिसेंट्रलाइज एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नेंस, विच इज़ द मोहल्ला सभा और एरिया सभा। तो स्मॉलेस्ट जितनी यूनिट होगी उतनी ही मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, और जो वहाँ के RW हैं या जो भी अपने उनके ग्रुप्स हैं, उनको उनकी साझेदारी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी आप डिसीजन लेते हो उस मोहल्ले का या उस लोकेलिटी का, तो उनके कंसल्टेशन से लो आप। इवन आप चार्ज भी लगाते हैं कोई, तो उनके कंसल्टेशन से लगाइए, तो उसमें रिकवरी बढ़ जाएगी। अगर आप बिना कंसल्टेशन करेंगे तो रिकवरी नहीं होगी। मैं उसकी एक एग्जांपल बताऊं, जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था चेन्नई में, मतलब मद्रास जब था ये मेट्रो वाटर बोर्ड, तो जब वहाँ पे विलिंगनेस टू पे सर्वे किया जाता था, जब चार्जेस बढ़ाए जाते थे वाटर सप्लाई के, हर 3 साल बाद 5 साल बाद वो चार्जेस बढ़ाने की एक्सरसाइज होती थी। तो विलिंगनेस टू पे वो सर्वे करते थे, सैंपल सर्वे, लोगों से पूछते थे आप कितना पैसा दे सकते हो इस सर्विस के लिए।
उसके बेस पे दे डिसाइड व्हाट शुड बी द चार्जेस फॉर द वाटर सप्लाई। तो उससे क्या रिकवरी रेशियो बहुत बढ़ जाता था। आज क्या है, सर्विसेज में यूजर चार्जेस वगैरह में रिकवरी रेशियो बहुत पुअर है। क्यों? लोग देते ही नहीं है। एक तो सर्विसेज की क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पाइपलाइन टूटी होती है, प्रेशर होता नहीं है, जिसको हम टेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टॉप फ्लोर पर पानी नहीं पहुंचता, और जो पानी आता भी है उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है, हेल्थ इश्यूज काफ़ी हो रहे हैं, आपको पता ही है। तो ये लोकल बॉडी की भी गलती है थोड़ा सा। तो इस तरह के विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू चार्ज, इस तरह के सर्वे भी होने चाहिए, जिससे कि लोगों की भागीदारी हो उसमें। और जब कोई भी प्लान बनाया जाता है, उस प्लान में लोगों की कंसल्टेशन से बनाया जाए कि भाई आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से प्लान बनाया जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तो बहुत मुश्किल है। तीसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जो सिटी से रिलेटेड फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग सिटी प्लानिंग फंक्शन, शुड बी ट्रांसफ़र बैक टू द लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि उनको जब क्रिटिसाइज तो किया जाता है, लेकिन उनका प्लानिंग प्रोसेस में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। जब भागीदारी नहीं होगी तो उनको पता ही नहीं होता। तो जब सिटी प्लानिंग, जब कोई प्लान बनता है या डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है, तो उसमें सिटी, उस लोकल गवर्नमेंट की भागीदारी होनी चाहिए और उनके कंसल्टेशन से बनना चाहिए। ऑल द स्टेक होल्डर, नॉट ओनली द सिटी गवर्नमेंट, ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी कंसल्टेड फॉर द सिटी प्लानिंग फंक्शन। तो सर अब तक जो डिस्कशन हुआ उसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। जो स्टेक होल्डर्स राष्ट्रीय स्तर पे हैं भारत में, उसमें 4-5 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस पिछली बार छूट गया था जब मैं समराइज कर रहा था, जो ENY और इस तरह के कई डिलॉयट है, तो ये कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। डोनर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक या जायका, UNDP, यूनिसेफ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही सस्ती दरों पे लोन वगैरह देते हैं या डोनेशन देते हैं। दोनों देते हैं, मिक्स होता है ये, मिक्स होता है। ग्रांट एंड जनरली ग्रांट एंड लोन दोनों मिक्स होता है। इनकी ट्रेंची कंडीशंस होती हैं। मैं भूल गया कहना आपको, ट्रेंची, जैसे वर्ल्ड बैंक की ट्रेंची कंडीशंस थी कि आपको एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम लागू करना पड़ेगा। इसीलिए जो मद्रास में, जब मद्रास ने पहली बार वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, तो उन्होंने तभी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कन्वर्ट कर दिया था अपने अकाउंट्स को, बहुत पहले, बहुत साल पहले। और ऐसे ही महाराष्ट्र में और गुजरात में जो कारपोरेशन सिटीज़ थी, उन्होंने जब वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लिया तो दे कन्वर्टेड देयर अकाउंट्स टू द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, द कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज दैट वाज द ट्रेंची कंडीशंस। तो वो बहुत पहले से शुरू हुआ था। जितने भी डोनर इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बैलेंस शीट बन जाती है फॉर द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब बैलेंस शीट इज ए मिरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे पता लग जाता है क्या आपके एसेट्स हैं, क्या आपकी लाइबिलिटीज है, क्या आपके फिक्स एसेट्स हैं, क्या लिक्विड एसेट्स हैं। प्लानिंग हो सकती है, प्लानिंग आप अच्छी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, स्कैम्स नहीं होंगे, स्कैम्स कम होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। हम ये तो नहीं कहते स्कैम्स, लेकिन मिनिमाइज हो जाएंगे, लीकेजेस कम होंगे। इसीलिए 15 फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, बजट, इट शुड बी ऑनलाइन फॉर द पब्लिक ऑडिट, पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक को पता हो आप क्या कर रहे हो भाई, आप कहाँ से पैसा ले रहे हो, कैसे दे रहे हो, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनपुट एंड आउटपुट, और उसका आउटकम क्या है, मतलब उसका इम्पैक्ट भी क्या हुआ। आपने खर्च तो कर दिया, लेकिन पानी की लाइन अगर डाली तो पानी पहुंचा भी या नहीं किसी के घर। अब आपने टॉयलेट्स बना दिए अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन उसमें अगर पानी नहीं आता तो उस टॉयलेट्स का क्या फ़ायदा। तो पानी भी तो आना चाहिए ना। तो आउटकम भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आउटकम नहीं आएगा तो पहले तो खाली इनपुट आउटपुट होता था, अब आउटकम है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों में, क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हुई, उनका जीवन स्तर सुधरा। तभी ये JJM प्रोग्राम है जल शक्ति मिशन का, उसमें भी यही है कि भाई आपकी इतना पानी आपको देना चाहिए। जैसे एक बहुत पहले था, एक ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी थी जो DFID बाद में कन्वर्ट हो गई, उसका एक नॉर्म उन्होंने बनाया था बहुत पहले, 40 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर सप्लाई, मिनिमम लाइफ लाइन रेट्स। इतना पानी हर आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो जब एक आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसमें जब प्रोजेक्ट्स आया, स्लम इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स आए, तो उसमें ये कहा गया भाई स्लम अर्बन पुअर से कुछ ना चार्ज किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अप टू 40 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से हम चार्ज नहीं करेंगे, जैसे ही क्रॉस करेगा हम उसका चार्जिंग शुरू कर देंगे। तो उन्होंने हाउस होल्ड यूनिट जो होती है 5 की, उससे
5 से मल्टीप्लाई करके, और उन्होंने डिसाइड कर लिया। और एक आदमी को कहा कि आप इसकी मॉनिटरिंग करोगे, जो पब्लिक स्टैंड पोस्ट है, जो पब्लिक स्टैंड पोस्ट होते हैं जनरली लो इनकम सेटलमेंट्स होते हैं, और मॉनिटरिंग करोगे, उस पर मीटर लगा दिए ऑन द बॉटम ऑफ द पब्लिक स्टैंड पोस्ट। जैसे ही वो क्रॉस करता था विद इन दैट क्लस्टर, और द पर्सन कंसर्न जो उसका इंचार्ज था, ही यूज टू चार्ज यूनिफॉर्मली फ्रॉम दैट क्लस्टर। तो उससे 2 फायदे हुए, एक तो पानी का वेस्टेज रुक गया, दूसरा पानी का मिनिमम लाइफ लाइन रेट्स के अलावा चार्जिंग शुरू हो गई थी। अब वो प्रोग्राम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीज़ें शुरू हुई थी उस समय, मिनिमम लाइफ लाइन रेट्स वगैरह डिसाइड किए गए थे। ऐसे ही अब सर्विस लेवल बेंचमार्क हैं, और SDGs सर्विस डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जो बने वो इसीलिए बने थे, इसमें 11 शेड्यूल बेसिकली इट्स फोकसिंग द अर्बन लोकल बॉडीज़। तो ये सारी जो चीज़ें काय के लिए हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट, टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। पर्पज़ यही है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव जो है, टू प्रोवाइड टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी in terms of the economic status, social status, geographical status, topographical conditions. पर्पस सारे प्रोग्राम्स का यही है कि जीवन स्तर लास्ट पर्सन जो है उसका सुधरना चाहिए। वो कैसे सुधरे, उसके लिए सारे रिफॉर्म्स प्रोग्राम है। सबसे बड़ा इशू आता है जिसकी जो 73-74 का भी ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव द कैपेसिटीज ऑफ द। उससे पहले सर मैं ना उसको वो बात बीच में रह गई, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था समराइज करते हुए, थोड़ा सा लंबा होगा समरी ना, लंबा होगा और उसमें से कई क्वेश्चन निकलेंगे। अब 3 स्तर है, राष्ट्रीय स्तर, फिर स्टेट लेवल हो गया, फिर शहर का लेवल हो गया, लोकल गवर्नेंस जिसको कहते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं, मिनिस्ट्री हो गई, और फिर मिनिस्ट्री से जुड़े हुई सरकारी इंस्टीट्यूशंस हो गए, NIUA जैसे, जो ज़्यादातर एडवोकेसी का काम करते हैं या एडवाइस देने का, सुझाव देने का काम करते हैं राज्य सरकारों को कि ऐसे करो ये चीज़ें, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सुझाव देते हैं। कंसल्टेंट्स हैं, डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, और एकेडमिया भी है उसमें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, और ये 4-5 जो स्टेक होल्डर हैं, ये आपस में कोलैबोरेट करके और एक सुझावों का एक समंदर क्रिएट करते हैं बेसिकली, कि वो जो सुझाव हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में राज्य सरकारों के पास जाएं, और राज्य सरकार उनको एनफोर्स करे या उसमें से अच्छी चीज़ें ले जो उनके राज्य के हिसाब से सुटेबल हैं, और फिर वो चीज़ फिल्टर होकर के लोकल गवर्नेंस को जाए, और लोकल गवर्नेंस उसको फर्दर, उसका जो फल है, फ्रूट है, वो जनता को दे पाए। पर अब सवाल ये है कि जिस क्वालिटी का काम, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे जो काम हो रहा है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का, रिसर्च करने का, क्या वो मतलब सफिशिएंट है या उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? पहले उसको बात कर। देखिए, रिसर्च का जहाँ तक आपने सवाल है, रिसर्च और पूरा मतलब राष्ट्रीय स्तर का जितना भी है, सारे स्टेक होल्डर ठीक हैं या उसमें भी कहीं गैप है? उसमें असल में गैप एक तो यही है कि रिसर्च ने बैकसीट ले ली है इस समय। जैसे NIUA पहले नेशनल अर्बन अफेयर्स बहुत रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, ये बड़े बड़े रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करी, जिसके बेस पे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, फिर उसका एवेल्यूशन किया, देन रिविजिटेड द पॉलिसी फ्रेमवर्क, रिफॉर्म्स आए उसके बेस पे। जितने रिफॉर्म्स आए हैं बेसिकली, जो हमने फायर में इनिशिएटिव लिया था, पायलट प्रोजेक्ट्स किए थे, ज़्यादातर रिफॉर्म्स उसी के बेस पे हैं। यूजर चार्ज हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, या स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो बनी, वो भी पहला प्रोजेक्ट जो था वो फायर में ही था, त्रिपुर का स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाई थी हमने। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए। दूसरा क्या होता है कि आजकल जो टाइमलाइन है किसी भी प्रोजेक्ट की बड़ी शॉर्ट हो गई है। रिसर्च इज ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब, इट इज़ नॉट ए ओवरनाइट जॉब। रिसर्च वो कई बार पुराने भी तो हो जाते हैं ना कॉन्सेप्ट। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे कचरा प्रबंधन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें अब भारत में चल रहा है कि हर राज्य में कचरा जला के बिजली बनाने के प्लांट लगाओ। पर यूरोप अब उस स्टेज पे आ गया कि नहीं, वो जीरो वेस्ट की तरफ चले गए, वो बंद हो रहे हैं वहाँ, वो प्लांट कचरा जला के बिजली बनाने वाले प्लांट बंद हो रहे हैं। तो वो जो विंडो थी कुछ दशकों की वो प्लांट लगाने की, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई चीज़ें आ गई, तो वो क्योंकि वो खर्चा भी होता है वो प्लांट लगाने में। अगर मैं दिल्ली की भी बात करूँ
तो वो, और हरियाणा में भी कई जगह बात करूं, दूसरे राज्यों में मेरे ख्याल वो प्लांट में सैकड़ों करोड़ रुपए लग जाते हैं, पर वो चलते नहीं है क्योंकि कचरे में मिट्टी मिली होती है, और जब तक मिट्टी रहेगी उसमें बिजली बनेगी नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो रिसर्च, इतनी अच्छी रिसर्च रखी रहती है 10 साल 20 साल, फिर उसमें जंग तो लगेगा ही, जंग लग रहेगा मतलब पुरानी हो जाएगी, कुछ सिचुएशन चेंज हो रही है शहरों की, तो एक वो भी फैक्टर है। इसीलिए ना बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात होती है ना। अभी मिनिस्ट्री ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रुप बनाया था रिसेंटली, 5-6 महीने पहले की बात है, टू रिविजिट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज़। तो उसमें यही कहा था कि तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द बोथ इंटरनेशनल लेवल एंड द नेशनल लेवल क्या हो रही हैं, एंड टू सी देयर रिप्लिकेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारी टोपोग्राफी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, कई चीज़ें फिजिबल होती हैं, कई चीज़ें फिजिबल नहीं होती हैं। तो उस हिसाब से उसकी रिप्लिकेबिलिटी देखी जाए, उसकी स्टडीज़ की जाए, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडियन एनवायरनमेंट, उस पर काम चल रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रिसर्च को अपडेट होना चाहिए हमेशा, क्योंकि पुरानी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अब जीरो गार्बेज की बात हो रही है, जीरो वेस्ट, अपने एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी वाली प्लांट की बात करी, जो दिल्ली में एक पहला लगा था, जो तिमारपुर में, वो तो फेल हो गया था लो कैलोरीफिक वैल्यू से। फिर उसके बाद कई जगह लगे, कई जगह चल रहे हैं, कई जगह नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसकी 90% बंद पड़े हैं सर, मैंने खुद जाके देखा। कई जगह जैसे आपका पूना वूना में सक्सेसफुल है, वो चल रहे हैं। मतलब वो सेग्रीगेशन जो कर रहे हैं अच्छे से, बस वही चल रहे हैं, और वो 90% जगह सेग्रीगेट हो नहीं रहा पूरा। एक्चुअली सेग्रीगेशन एट द सोर्स लेवल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। यहाँ भी एनडीएमसी ने शुरू किया था, उन्होंने बॉक्स भी डिफरेंट काइंड के दिए थे, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, लेकिन वो थोड़े दिन तो चलता है, फिर उसकी मॉनिटरिंग बंद हो जाती है, दिक्कत यही होती है। तो और कोई, इसीलिए सड़कों में कूड़ा पड़ा रहता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिसर्च बेसिकली उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है हमेशा, एंड वी हैव टू सी व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड। तो इनमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल कंसल्टेंट्स जो हैं, एक एक करके स्टेक होल्डर को पकड़ते हैं। कंसल्टेंट्स जो हैं वो तो सब मेरे ख्याल ठीक कर ही रहे होंगे काम, जितनी उनकी क्षमता है या जितना कर सकते हैं, या उसमें भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। देखिए, एक मुझे कहना नहीं चाहिए, होता क्या है, जो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टेंट जैसे बेंगलोर का कंसल्टेंट गुड़गांव में काम कर रहा है, तो उसको सिटी कल्चर के बारे में नहीं पता, उतना उसकी नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंसी कंपनी एडवाइजरी रोल करे, अपना गाइड करे, और वो लोकल कैपेसिटी को डेवलप करे। अगर लोकल कैपेसिटी को डेवलप करोगे तो आप प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही होगा, सक्सेसफुल होगा। बेंगलोर का आदमी, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट सबमिट रिपोर्ट करके चला जाएगा वापस, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें टीचिंग प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उसकी। जब लोकल आदमी है, जो वहाँ पे इंजीनियर है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको तो पता ही नहीं है कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जब तक उसकी लोकल जो इंजीनियर है, जो वहाँ का कोर ग्रुप का आदमी है, उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये एक इशू है बहुत बड़ा। दूसरा इशू क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट बन गई, पैसा खर्च हो गया, उसके बाद वो उठा के अपने अलमारी में रख देते हैं, देखते ही नहीं है। तो अगर उस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने बनवाई भी, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना था तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन पे एक अंकुश नहीं होगा कि भाई आपने पैसा खर्च किया, इट इज़ ए पब्लिक मनी, इस पैसे को खर्च किया तो उसका यूज़ करिए आप, और अगर नहीं इम्प्लीमेंट होता, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पेनल्टी should be imposed on the local government. Why you have not implemented this project if the studies were conducted by the consultant. वो कहते हैं कि नहीं, स्टडी ठीक नहीं है, फिजिबल नहीं है हमारे लिए, तो तुमने स्टडी क्यों कराई फिर? तो कोई भी आप काम करते हो, पहले प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराओ। कोई भी काम करते हो आप, कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, प्री फिजिबिलिटी स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फिजिबल है भी या नहीं उस सिटी में। अगर नहीं है फिजिबल तो मत करो, वेस्ट क्यों करो फिर करते हो पैसा। तो अब क्या है सर, बार बार बातों से यही निकल के आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा गैप है, एनफोर्समेंट में। तो ऊपर का रिसर्च हम कितना भी करते रहें, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फायदा नहीं। तो अब स्टेट लेवल पे बढ़ते हैं हम, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नेंस पे। तो इसमें सबसे बड़ा गैप फिर वहीं दिख रहा है कि स्टेट जो है, राज्य सरकारें जो हैं, जो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की कैबिनेट है या उसके साथ जुड़े हुए आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट या तो करवा नहीं पा रहे
या करवाना नहीं चाहते, या उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते चीज़ों को, तो वहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे लोकल गवर्नेंस पे चलेंगे। भाई देखिए, ऐसी बात नहीं है। लोगों में जागरूकता है, कराना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो उसी सिटी का पार्ट है। दिक्कत क्या होती है? आईएएस ऑफिसर तो ट्रांसफर होता रहता है, वो तो है नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आपने अच्छा पॉइंट बनाया। और हमारे, मैं आपको बताऊं, एक जब ये 70 और रहते भी बड़े बंगले में हैं या चंडीगढ़ में रहेंगे, तो वो वाटर लॉगिंग उन्हें नहीं दिखेगी, कूड़ा नहीं दिखेगा, तो जिसकी आंख में चुभेगा वो जो लोकल रहेगा उसी के चुभेगा, उनके चुभता नहीं है कुछ। वो 74th का, जब मैं एक्चुअली क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट साइड से मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर था टू एजुकेट द पीपल, क्रिएट द अवेयरनेस, और जितने भी काम थे 74th अमेंडमेंट एक्ट के। और रूरल की साइड से NIPFP था, प्रोफेसर OP माथुर। तो उसी में स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह की गाइडलाइंस वगैरह हमने बनाई थी। तो हमने, जब हम पॉलिसी प्रमोशन मीटिंग करा करते थे, तो जो हमने एक मीटिंग करी थी, उसमें जो मिनिस्ट्री के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई, उन्होंने एक पॉइंट दिया कि भाई, और उसमें एक सुझाव दिया गया था, उसमें चेयरमैन वगैरह था, सब थे, फाइनेंस कमीशंस के, स्टेट के मिनिस्टर्स थे, कि भाई जो सिटी का कमिश्नर है, एक तो उनका टेन्योर कम से कम 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि 3 साल से कम पीरियड में कोई कुछ काम कर नहीं पाता, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। दूसरा ये था कि जो सिटी कमिश्नर या जो वहाँ का चीफ ऑफिसर है, वो अपने नेटिव टाउन से रिटायर हो, जिससे उसको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि मुझे इसी सिटी में रहना है, तो कम से कम इस सिटी का तो कुछ उद्धार कर दूँ, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, लोकल गवर्नमेंट, और सर्विस कंडीशंस भी आपको पता ही स्टेट की होती हैं। तो गवर्नमेंट तो, सेंटर गवर्नमेंट तो खाली एडवाइजरी रोल कर सकती है ना, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी जी जी। आपने देखा होगा, जैसे पटना में प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म जिसने शुरू किया, उसके बाद 1/12 पार्ट में किया था, एक मिस्टर SK सिंह थे कमिश्नर, उन्होंने शुरू किया था प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म, जो यूनिट एरिया सिस्टम जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद 1/12 पार्ट में जब करने के बाद ही उसमें जो ईल्ड थी, जो इनकम थी, वो 1/12 टाइम्स बढ़ गई थी। अच्छा, इतना, 12x बढ़ गई। हाँ। तो बहुत से लोगों ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में RTI डाल दी, मतलब केस डाल दिया, PIL डाल दी, कि ये यार कमिश्नर क्या आया, इसने बेकार का ये प्रॉपर्टी टैक्स पे ऐसा कर दिया, और इस तरह नुकसान हो रहा है लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ जो थे ना, उनको नुकसान था उसमें, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स थे उनको फ़ायदा हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया उसमें, बड़ा अच्छा जजमेंट दिया कि इट इज़ ए यूज़र फ्रेंडली रिफॉर्म, और इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, हर जगह होना चाहिए। तो उसकी वजह से हरी झंडी मिल गई, क्योंकि उससे फ़ायदा, जो छोटे बेचारे प्लेयर थे, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स थे, उनको सबको फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, उनके टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई, और जो बड़े बड़े थे उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो बाद में उन्होंने, कई कमिश्नर ने उसको स्केल अप करना चाहा, जो आए वहाँ पे। तो हमने एक क्विक स्टडी करी थी फायर में, उस क्विक स्टडी में ये पता लगा कि नंबर ऑफ कमिश्नर हैव बीन ट्रांसफर्ड इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन पटना। तो इस तरह का क्या होता है, जो लोग रिफॉर्म करना चाहते हैं उनको रहने भी नहीं देते, दिक्कत ये भी होती है। ऐसी बात नहीं है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स बहुत कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। आपके SL राव, आपने देखा, सूरत की एग्जाम्पल है, प्लेग के बाद उन्होंने सूरत की एकदम स्टेटस ही चेंज कर दिया। आलमदूर में जो सीवरेज प्रोजेक्ट था, मिस्टर भारती, उन्होंने सीवरेज प्रोजेक्ट पब्लिक पार्टनरशिप से सीवरेज प्रोजेक्ट बनाया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो UNO में जाके भाषण देते थे। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बेस्ट। मतलब एक पक्ष ये हो गया कि अच्छे IAS अधिकारियों को जो लॉबी है, मान लो रियल एस्टेट लॉबी कह लो, या जो मतलब किसी भी प्रकार की लॉबी है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती है, तो वो अगर गलत काम करते हैं और IAS अधिकारी और उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वो उसकी तबादला हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स तो बड़े खुशी होते हैं, बहुत काम करते हैं। और पर ऑन दी अदर साइड बहुत सी चीजें ऐसी भी तो होती होंगी ना कि IAS अधिकारी नहीं करने देते, वो तो IAS लॉबी का दबदबा रहे। देखिए, मैंने आपको बताया ना, 74th का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन ही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो। अगर वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं बताऊं कि पहले जब 74th आया नहीं था, तो बहुत, जैसे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में करीब 25 से 30 साल तक इट वॉज सुपरसीडेड। उसमें क्या होता था, कमिश्नर की शक्ल पसंद नहीं है, चेयरमैन की शक्ल पसंद नहीं है, तो उसको सुपरसीड कर दो, टेक ओवर कर लो, इलेक्शन ही नहीं होते थे।
अच्छा, अब तो इलेक्शन तो एक वो कंपलसरी हो करता था स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, अब तो इलेक्शन कंपलसरी हो गया, हर 5 साल बाद आपको करना ही है। अगर मान लो डिजॉल्व भी करते हो किसी रीजन से, कोई फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराना ही कराना है, मैंडेटरी है। मतलब फिर भी वो डीलिमिटेशन को लेके सरकाते हैं, पर वो 1-2 साल में ज़्यादा नहीं कर सकते, वो करना ही पड़ता है आपको, हाँ, सुप्रीम डायरेक्शंस हैं उसके। लेकिन क्या होता है कि जो लोग 74th का पूरा हाफ हार्टेडली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो अभी तक हम लोग चिल्ला रहे हैं कि इसको आपको सेकंड लेवल इसका अमेंडमेंट होना चाहिए, इसको मैंडेटरी होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। 74th ही अगर पूरा हो जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, अगर हो जाता है तो। फिर ये पैरास्टेटल का जो रोल है, इट शुड बी मिनिमाइज्ड, और सारे जो फंक्शंस हैं अलोंग द फंड्स एंड फंक्शनरीज शुड बी ट्रांसफर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो जिससे कि सिटी, जिसको पहले कम से कम सिटीजन्स को भी तो पता हो, भाई सिटीजन्स को नहीं पता रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो म्यूनिसिपैलिटी को क्रिटिसाइज करता है, उसको पता ही नहीं कि जल बोर्ड है उसका रेस्पॉन्सिबल या पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है, पता ही नहीं सिटीजन्स को। तो अवेयरनेस का भी एक इशू है बहुत बड़ा। तीसरा इशू है कैपेसिटी। अब मैं आपको बताऊं, इफ़ यू गो बैक टू द 1970s, पैरास्टेटल बने क्यों? ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस या वाटर सप्लाई बोर्ड क्यों बने? उसका रीज़न ये था कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ थी उसमें ट्रेंड स्टाफ नहीं था, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं था, इंजीनियर्स नहीं थे, टाउन प्लानर्स नहीं थे, इवन अकाउंटेंट क्वालिफाइड नहीं होते थे। तो उसकी वजह से क्या है कि जो टेक्निकल जो सर्विसेज थी, जो टेक्नोलॉजी को समझने वाले, जैसे सीवर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, टेक्निकल सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी इसमें समझना आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। तो इसलिए ये पैरास्टेटल कंसेप्ट आया 1970s में, 73, 74 वगैरह में आया था। तो तब ये पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, और जितने टेक्निकल सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज वगैरह, ये ट्रांसफ़र कर दी गई थी पैरास्टेटल को, और मेंटेनेंस दे दी गई थी लोकल बॉडी को। वही गलती हो गई, या तो आप पूरा ही दे देते, हाफ हार्टेडली दिया, मेंटेनेंस तो आपने इनको दे दी। और मैं पुरानी बात बता रहा हूँ 1980s की, हमने एक स्टडीज़ करी थी, स्टेटस रिपोर्ट बनाई थी अंडर द IDRC प्रोजेक्ट, कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, NIO की बात है। मैं मध्य प्रदेश की 9 सिटीज़ थी, तो उसमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज, सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्टेटस रिपोर्ट थी। तो भोपाल में 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और भोपाल, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू भोपाल का एरिया PSD के पास था और ओल्ड भोपाल का एरिया कॉरपोरेशन के पास था। तो वहाँ पे जब कोई ब्रेकेज हो जाता था, रिपेयर की प्रॉब्लम आती थी वाटर लाइन में या सीवर लाइन में, तो वो PSD वाले उनसे डॉक्यूमेंट्स तक शेयर नहीं करते थे कॉरपोरेशन से। तो सफरर होते थे सिटीजन्स, पानी बहता रहता था, चिल्लाते थे वो। ये हाल था, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। या तो तुम पूरा ही काम उनको दे दो, या तुम कॉरपोरेशन को दे दो पूरा काम। ये हाफ हार्टेडली जो वर्क है ना, इससे अल्टीमेट सफरर आर द सिटीजन्स। और लोकल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे शर्क कर देते हैं कि भाई मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसने लाइन डाली है, मुझे पता ही नहीं। गुड़गामा की आप देख ही रहे हो प्रॉब्लम कितनी हो रही है, नए एरिया डेवलप होते हैं और उसमें सीवर की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम है। सेम यही है कि GMDA और एक संस्था बनाई गई 6-7 साल पहले, GMDA है। तो GMDA के पास जो मास्टर पाइपलाइन है वाटर की और सीवर की, वो दोनों हैं। हाँ, और जो छोटी पाइपलाइन है जो अंदरूनी, वो उनके पास है, MCG के पास है। तो वहाँ भी फ्यूचर में इस प्रकार की समस्या वो ट्रंक से जो आपका जो मेंस है उससे कनेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। और अगर ब्रेकेज हो जाता है तो कहाँ से देखेंगे, उनके पास तो ड्राइंग ही नहीं है उसकी, पता ही नहीं, उन्हें लेआउट ही नहीं पता उनका, कहाँ से करेंगे। आपके गुड़गामा में जो ड्रेनेज का सिस्टम आज तक वाटर लॉगिंग हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि जो नई कॉलोनी बनाई गई उनमें कोई मास्टर प्लान था नहीं। वहाँ मास्टर प्लान कई बार बन चुका है, ड्रेनेज मास्टर प्लान, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। वहाँ अभी एक वो हैं सेलिब्रिटी के सोहेल सेठ करके हैं, जो मीडिया में कई बार आते हैं। तो उन्होंने अभी एक इवेंट हो रहा था जिसमें दिल्ली के राज्यपाल भी बैठे थे और अमिताभ कांत भी बैठे थे। तो वो दर्शक के तौर पे सोहेल सेठ बैठे थे, और वो रहते हैं कैमिलियाज में, DLF कैमिलियाज में, जहाँ 100 करोड़ के फ्लैट भी हैं, अप टू 100 करोड़ के। तो उन्होंने खड़े होकर कहा भाई गुड़गांव तो स्लम है, कि 1/3 ऑफ गुड़गांव इज वेरी गुड बट 2/3 ऑफ गुड़गांव इज स्लम। और वो जो स्लम है, मतलब मेरे जो अंदर रहता हूँ तो पैराडाइज है वो जगह, क्योंकि वो DLF मेंटेन कर रहा है, DLF ने किया। पर जैसे ही बाहर निकलता हूँ
तो उस पे जो दिल्ली के राज्यपाल हैं उन्होंने मतलब ये बोला कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, कुछ ऐसा बोला कि मैं इसका आंसर दूंगा। तो यही शब्द थे, मतलब नौकरी शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने। वो पेरी अर्बन एरिया जो होते हैं ना, जो दो बेस्ट लैंड जिसको कहलाते हैं, वो उसकी बहुत बड़ी इश्यूज हैं कि कौन मेंटेन करेगा। तो ये दिक्कतें तो देखिए हैं ही। अब उस दिक्कतों को कैसे, अब आप देखो ना, जो जब से ये बिल्डर्स आए रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, तब से प्रॉब्लम और बढ़ गई है। हाँ, और बढ़िया। क्योंकि इनके ऊपर रेरा बना, लेकिन रेरा इज़ नॉट वेरी, व्हाट शुड आई से, इट इज़ नॉट वेरी कंप्रेहेंसिव लॉ, और इसका इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी पुअर, लॉट ऑफ इश्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ नॉट द प्रो बायर्स, इट इज़ प्रो बिल्डर्स बेसिकली, देखा जाए तो। और जब बिल्डिंग कोड या बिल्डिंग बायलॉज जो हैं उनको फॉलो ही नहीं किया जाता। आप देखते हो कि कई जब बनते हैं उसके बाद कई बार स्क्रूटनी जब होती है, तभी देखिए आप जितने बिल्डर्स के ओसी नहीं मिलता उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो बहुत बड़ी बात है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमने एक आरटीआई के विधानसभा में सवाल लगाया था, एक विधायक ने हरियाणा में गुड़गांव का पूछा था, सिर्फ 3% बिल्डरों को मिले थे कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कैसे मिलेंगे? 97% को मिले। रूल फॉलो ही नहीं करते, बायलॉज को फॉलो ही नहीं करते, क्या करोगे आप? ना तो एसटीपी बनाते हैं, ना वाटर टैंक बनाते हैं, ना आपका लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है, और जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी का बहुत इशू है, स्ट्रक्चरल ऑडिट भी नहीं कराते। वो गिर हाँ, गिर गया था गुड़गांव में हादसा। स्ट्रक्चरल ऑडिट भी हो जाते, नहीं कराते, कुछ नहीं करते। हमने दिल्ली में बिल्डिंग बायलॉज हम चेंज कर रहे थे फायर में, मिस्टर राकेश मेहता थे उस समय कमिश्नर, तो उसमें हमने एक क्लॉज रखा था बिल्डिंग बायलॉज में कि जो आर्किटेक्ट है, ही और शी should be held responsible if any violation of the building bylaws, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे उसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन डल गई तो सेफ्टी है या नहीं है, डिफरेंट लेवल्स पे। और अगर जो आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर है, अगर वो उसमें लैप्सेस पाए जाते हैं तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। इस तरह का प्रोविजंस आना चाहिए, तब तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अभी आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और टूट जाती, कभी बालकोनी टूट गई, कभी लिफ्ट टूट गई, कभी कहीं गिर पड़ा, कभी ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, और सफर कौन है? पब्लिक। इवन फ्लैट्स का पोजीशन नहीं मिलता, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। रेरा बना हुआ, लेकिन रेरा प्रो बायर्स है ही नहीं। आप देख रहे हो नोएडा में कितने फ्लैट्स खाली पड़े हैं, लोग बेचारे तरस रहे हैं, रिटायर हो गए, मर गए, कहीं तो ऊपर पहुंच गए। गुड़गांव में नोएडा से भी ज्यादा बुरा हाल है। बताइए ना। हमारे एक दोस्त हैं SK सिंह, जिन्होंने रेरा ड्राफ्ट किया था। 1 लाख से ज्यादा होम बायर सफरर हैं, 1 लाख से ज्यादा। मेरे एक दोस्त हैं SK सिंह, वहीं रहते हैं गुड़गांव में। वो वो रिटायर हुए थे एज ए सेक्रेटरी, फिर रेरा टर्मिनल के मेंबर भी रह चुके हैं पटना बिहार के। बड़े मतलब नॉलेजेबल आदमी हैं। तो वो बता रहे थे रेरा जब बनाया था शैलजा जी के टाइम पे बनाता है, तो कई बार कह चुके हैं इसका रीविजिट होना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करो रेरा को। कांत कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी, उन्होंने बिल्डर्स के ऊपर उनका नकेल डालने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ना। स्टेट गवर्नमेंट कुछ करेगी ग्राउंड पे तब तो कुछ होगा। स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट आती है, मैंने कहा ना, रिपोर्ट आती है, फिर वो कागज़ जो है पता लगा अलमारी में बंद हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, एनफोर्समेंट नहीं है बेसिकली। ना तो एनफोर्समेंट है, ना उसकी फिर मॉनिटरिंग है। एनफोर्समेंट के बाद फिर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और लोकल जो प्रतिनिधि है, पार्षद, वो इतना उसके पास शक्ति और क्षमता नहीं है। उसके पास शक्ति क्षमता ही नहीं। अभी इसीलिए मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले, इफ आई एम राइट, पेपर में शायद आया था, शायद कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इसकी जगह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बननी चाहिए। जो हमने 74 में भी कहा है ना, MPC और DPC की बात करी है, उन्होंने कहा था मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बननी चाहिए, जिससे कि लोगों की इसमें भागीदारी हो और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स का सही हो। लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। वहाँ तो कारपोरेशन भी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं है नोएडा में तो। और जब क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन नहीं है, इसलिए हमारा रिफॉर्म्स प्रोग्राम का फंडिंग नहीं हो पाती मिनिस्ट्री से। क्योंकि मिनिस्ट्री का जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, उसके लिए एक ये क्लॉज है कि दैट सिटी शुड हैव ए म्यूनिसिपैलिटी। क्योंकि जो रिफॉर्म का जो फंडिंग है, इट इज रूटेड थ्रू द म्यूनिसिपैलिटी ओनली। चाहे वो PhD करे, चाहे काम कोई भी करे, लेकिन उसका फंडिंग म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की है। सर, आपने जैसे अभी पिछले घंटे के दौरान कई बार बोला कि भाई
74th का जो इम्प्लीमेंटेशन है लेटर और स्पिरिट में नहीं है। हाँ, गैप है, इसका बहुत meaning गैप है। एक बार दर्शकों को समझा दीजिए, फाइनल कंक्लूड करेंगे फिर। भाई देखिए 74th का मतलब ये था, देखिए इसमें 5-6 क्लॉज थे। एक तो कंपलसरी इलेक्शन, वो तो हो रहा है, वो तो सब जगह हो रहा है। दूसरा Election of municipal म्यूनिसिपैलिटीज, तीन टायर है ना, कारपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ठीक। तो इन तीनों का इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स कंपलसरी है। दूसरा रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमेन्स, वो भी हो रहा है। हो रहा है। तीसरा स्टेट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, वो भी हो रहा है हर 5 साल बाद। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये हो रहा है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का एक प्रोटोकॉल है, ऑल द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन टोटो एंड इम्प्लीमेंटेड। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी अपॉन द असेंबली और द गवर्नर टू इम्प्लीमेंट इन टोटो। तो क्या होता है, वो डाइल्यूट कर देते हैं, कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन बहुत अच्छी चीज़ है, टू लुक इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द लोकल बॉडीज एंड सजेस्ट द वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, सब कुछ है। हमने 6th फाइनेंस कमीशन का, मैं एडवाइज़र था हरियाणा का, तो हमने बहुत सी स्टडीज़ कराई, बहुत सी बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे हो सकता है वो, मतलब जैसे संसद को तो मानना पड़ता है सेंट्रल फाइनेंस का, ऐसे इसको भी असेंबली को माने। नहीं पर ये कानून किसके हाथ में है, मतलब ये स्टेट पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है, स्टेट के हाथ में है ये, स्टेट एक कानून बना ले कि भाई मैंडेटरी है मानना, कि मैंडेटरी है, तो फिर वो आगे से फिर अपने हो गया। दूसरा ये था, स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक सेल क्रिएट होना चाहिए हर स्टेट में। क्योंकि क्या होता है, जब दूसरा फाइनेंस कमीशन बैठता है और जो पहला, उसके पहले जो फाइनेंस कमीशन होता है, उसके बीच में गैप आ जाता है, तैयारियों में टाइम लगता हाँ, तो डेटा शेयरिंग नहीं होती। डेटा बहुत बड़ा बिग रोल टू प्ले। म्यूनिसपैलिटी के पास डेटा ही नहीं होता। इफ़ यू विजिट द म्यूनिसपैलिटी ट्वाइस इन ए डे, विल गेट 2 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो MIS, म्यूनिसिपल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट शुड बी स्ट्रेंथन, बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, ना तो प्लानिंग ढंग से हो पाएगी, ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग और फिजिकल प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। और डेटा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, ना तो बजट का भी आपको पता ही है, किस तरह के बजट बनते हैं, क्या होता है 10% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, रियलिस्टिक बजटरी अप्रोच नहीं है। तीसरा इशू जो है, DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज, ये खाली पेपर पे ही इम्प्लीमेंट हुई हैं, ग्राउंड पे नहीं हुई। DPC का मतलब ये था, टू कंसोलिडेट, टू इंटीग्रेट द प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू एड्रेस द इक्विटी एस्पेक्ट, बैलेंस ग्रोथ ऑफ दैट डिवीजन और द डिस्ट्रिक्ट, वो नहीं हो पाया। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज, जहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और जो कारपोरेशन है और जो लाइन डिपार्टमेंट है, उनका कोऑर्डिनेशन हो, पर्पज़ ये था MPC का, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट स्टेप था 12th शेड्यूल, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। एक्ट तो अमेंड हो गए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं हुआ, सारे फंक्शन ट्रांसफर नहीं हो पाए, स्पेशली सिटी प्लानिंग फंक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ है। बहुत सी सिटीज, थोड़ा सा समझाइए 12th शेड्यूल और क्या 12th शेड्यूल में 18 फंक्शंस हैं। 18 फंक्शन में एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो सिटी प्लानिंग फंक्शन है, क्योंकि लैंड इज द बेसिकली, यू नो, मतलब आप कह रहे हैं कि 18 फंक्शन जो राज्य सरकार को, जो लोकल सरकार है, शहर की लोकल, सरकार, उनको ट्रांसफर करने उसको दे देने चाहिए, मतलब मेयर को और जो पार्षद है उनको। पेपर पे तो दे दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। अभी भी पब्लिक हेल्थ एग्जामिनेशन जो पैरा स्टेटस हैं वही काम कर रहे हैं, तो पेपर पे दे हैं बस। तो उसकी वजह से ये ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं। चौथा था इनका, जो नेक्स्ट स्टेप है इनका, कैपेसिटी का इशू है बहुत बड़ा। कैपेसिटी और FFF का भी बता देना है। FFF, फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंसेस एंड फंक्शंस। FFF का मतलब यही होता है, तो फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फाइनेंसेस, ये तीनों ट्रांसफर होने चाहिए, तभी काम कर पाएंगे। अगर कैसे कर पाएंगे, और वो तीनों कहीं हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सर्विस PhD में करते हैं या पैरास्टेटल में करते हैं, वो जाना नहीं चाहते कारपोरेशन में। क्यों जाएंगे, उनकी सर्विस कंडीशंस बेटर हैं। या तो सबकी सर्विस कंडीशंस यूनिफॉर्म की जाए। इट इज़ ए बिग इशू, बिग चैलेंज ऑल्सो, इतना आसान नहीं है वो काम। तो यूटिलिटी एजेंसी का जो कंसेप्ट लाई है 15th फाइनेंस कमीशन, मेरे ख्याल से वो अच्छा कंसेप्ट है। वो अगर करना चाहिए, एक रीजनल लेवल पे यूटिलिटी एजेंसी बनाई जाए और जो बेसिक सर्विसेज है उसमें पार्क कर दी जाए, और जितने लाइन डिपार्टमेंट है, दे शुड बी द मेंबर ऑफ द यूटिलिटी एजेंसी, एंड चेयरमैन ऑफ दैट यूटिलिटी एजेंसी शुड बी बाई रोटेशन, जिससे कि कोई
प्रोटोकॉल का इशू ना आए। इस तरह का अगर काम होगा तो शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। फिर भागीदारी होनी चाहिए लोगों की, हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी होगी। अगर वो भागीदारी नहीं होगी तो कोई भी प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होगा, कोई भी आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म सस्टेनेबल नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन एट द लोएस्ट लेवल होना चाहिए। वार्ड सभा को तो स्ट्रेंथन करें ही करें, फिर एरिया सभा, मोहल्ला सभा, इसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो वो जो 18 सब्जेक्ट हैं, लगभग हम आ ही गए, कंक्लूड ही कर रहे हैं। जो 18 सब्जेक्ट हैं वो ट्रांसफर होना पार्षद को और मेयर को, उसका मीनिंग क्या है? फिर पार्षद और मेयर कैसे एक्ट कर पाएंगे? देखिए, पार्षद का तो काम ये है कि बेसिकली दे आर द नॉमिनीज ऑफ द रेजिडेंट्स। उनको कोई भी मीटिंग होती है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, कुछ होती है, दे शुड रेज द वॉइस। भाई ये चीज़ हमारे वार्ड के लिए कंपलसरी है, ये आपको करना है। मतलब वो तो रेज तो अब भी करते हैं काफी पार्षद, पर उनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। भाई वो तो मेयर इन काउंसिल सिस्टम होगा तभी हो सकती है। उसमें मेयर जो है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन, मेयर शुड वर्क एज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सिटी। डेलिबरेटिव विंग होती है कि एग्जीक्यूटिव विंग होती है? डेलिबरेटिव विंग हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मेयर और द मेयर, और जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो हेडेड बाय द कमिश्नर और द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अगर ये इनका आपस में कोऑर्डिनेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन के लिए यही है कि मेयर इन काउंसिल सिस्टम लागू होना चाहिए। मेयर इन काउंसिल में भी एक पॉइंट है सर, जैसे अभी मैं यूएस गया था तो वहाँ पे कुछ शहरों में मेयर इन काउंसिल सिस्टम भी था, छोटे शहरों में। बड़े शहरों में तो मेयर और ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें जो मेयर और जो काउंसिल के लोग हैं वो उसका, कमिश्नर का रिव्यू ले सकते हैं, उसको फायर भी कर सकते हैं, वो उसकी नौकरी से उसको रफा दफा कर सकते हैं। तो भारत में वो भी नहीं कर सकते। वो देखिए, वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसमें क्या गारंटी है कि अब अगर आपको मोनोपोली हो जाएगी ना, पावर एक ही सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पावर सारी मेयर को ही दे दी तो सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो जो आज कमिश्नर कर रहा है वही कल को मेयर करेगा। फिर तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, शेयरिंग पावर होनी चाहिए। अगर मोनोपोली होगी तो उसमें प्रॉब्लम है। कहीं भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आज जो हम प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं सेंट्रलाइज हो गया। वो भी फायर करते नहीं है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया यूएस वाले उसमें, पर उनके पास है वो पावर, पर वो फायर करते नहीं है उसको। पर इंडिया का तो पता नहीं ना आपको। यहाँ तो आपको पता है, यहाँ की तो पॉलिटिक्स डिफरेंट है, यूएस की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है। यूएस में तो आप देखिए ना, लोग इलेक्शन जब स्पीच होती है अपने पैसे खर्च करके सुनने जाते हैं। यहाँ पैसे दिए जाते हैं तब लोग सुनने जाते हैं। उल्टा है ना, जस्ट रिवर्स, क्योंकि डेमोक्रेसी उस तरह की है ही नहीं। तो वहाँ लोगों में अवेयरनेस है, एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ अवेयरनेस नहीं है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगी उस तरह की चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि आज भी काउंसलर्स वगैरह की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमें सीआर लिखने का राइट होना चाहिए, हमें फाइनेंशियल पावर होना चाहिए। क्यों भाई? आप अगर इस सिस्टम में आए हो, सोशल सिस्टम में आए हो, तो आप रिफॉर्म के लिए आए हो ना। अगर मिस्टर भारती अगर डेवलपमेंट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो काउंसलर ही थे, चेयरमैन ही तो थे वो। देखिए, जो आलंदूर की एग्जाम्पल बताई आपको मैंने, ही वॉज ओनली द चेयरमैन ऑफ द छोटी सी सिटी, लेकिन उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी से मिल के कोऑर्डिनेशन के थ्रू वहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छे प्रोजेक्ट किए जो बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट हो गया। तो और सिटी में भी हुआ है ऐसा। एसएल राव ने भी अच्छे काम किए। ऐसी बात नहीं है कि ब्यूरोक्रेट कमिश्नर ही बेकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कमिश्नर और मेयर, उन दोनों के कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब सीधा फाइनेंशियल पावर जनप्रतिनिधि को मिले ये जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाए, धीरे धीरे जाएंगे उस डायरेक्शन में। फाइनेंशियल चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए। देखो, किसी को भी अगर आप, वो तो फिर मोनोपोली हो जाती है ना। किसी को भी आप पावर दे दोगे 100%, जैसे ट्रम्प क्या कर रहा है आजकल जो हो रहा है आप देख ही रहे हो, 100% पावर इज अ सोर्स ऑफ करप्शन। इसलिए डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की हम क्यों बात कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पावर का फिल्ट्रेशन होना चाहिए। अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर उसमें सेंट्रलाइज हो जाएगी पावर। सेंट्रलाइज में कभी भी डिसीजन गलत हो सकता है। ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। जिसको कहते हैं ना अहंकार, रावण कल ही मरा है। तो अहंकार जो है ना वो खत्म होना चाहिए। हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से। तो इसीलिए 100% ट्रांसफर ऑफ पावर्स आई थिंक इज नॉट आइडियल स्टेट। It should be the proper coordination between both the executive wing and the deliberative wing, elected wing and the executive wing. उन दोनों का प्रॉपर एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीरा दोनों ही ज्ञानी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए सर, फिर उस हिसाब से ना। इसके लिए वैसे है मतलब बात, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई कमेटी फॉर्म करे
कुछ इसके लिए गाइडलाइंस बनाए, किस तरह का शेयरिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ काम करे। अभी तो बहुत से गैप्स हैं, जैसे हरियाणा में अकाउंटिंग कोड ही मेरे ख्याल से बहुत पुराना है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम भी लागू नहीं हुआ बहुत जगह। और जब हम फाइनेंस कमीशन के एडवाइजर थे 6th के, तब एक सर्कुलर शायद इशू हुआ था कि कारपोरेशन सिटीज़ में जो वाटर सप्लाई सीवरेज वगैरह ट्रांसफ़र हो जाएगा कारपोरेशन सिटीज़ को। पता नहीं आज तक हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह का वो नोटिफिकेशन इशू हुआ था। तो अब दिक्कत यही होती है कि इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो जाता है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स नीड्स टू बी रिविजिटेड। अभी क्या है, कई म्यूनिसपैलिटी में जो अकाउंटेंट है वो भी सिफारिश से लग गए, क्वालिफाइड है ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हो क्या होता है। तो अब आपको एक और बात बताऊं मैं, जो नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल है उसको वो रिविजिट कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं। उसमें अभी एक मीटिंग भी हुई थी राजकोट में, जिसमें जनाग्रह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो भी काम कर रहा है उसमें। तो उसको यूज़र फ्रेंडली इस तरह बना रहे हैं कि जिससे कि जो आम वहाँ का कैशियर है, जो आम आदमी है, उसकी समझ में आए ये है क्या। अभी तो बड़ा टेक्निकल है ना वो, तो लोगों की बहुत सी समझ में ही नहीं आता है क्या ये। तो उसका दोबारा से वो रिव्यू हो रहा है, नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिक। तो अगर रिक्रूटमेंट रूल्स शुड बी रिविजिटेड, कर्नाटक ने किए हैं, उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी है फॉर द अकाउंटेंट एंड द अदर ऑफिसर्स। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट द डिफरेंट लेवल्स दैट शुड बी फ्रेम्ड। वो अभी मेरे ख्याल से है नहीं, कुछ स्टेट में है, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में बनी थी मुझे याद है, कर्नाटक में बनी थी, हो सकता है गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में हो, फॉरवर्ड स्टेट है। तो इस तरह की कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट लेवल। एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल भी बनना चाहिए। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल क्या है कि उसमें डिफरेंट लेवल्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या फाइनेंशियल पावर्स हैं ऑन डिफरेंट लेडर्स, वो भी उसमें एक डिफाइन करना चाहिए। तो उससे कम से कम ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। जो आप बात कह रहे हो ना, उसमें इलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का, उसमें आप फिक्स करो किसको कितनी पावर है, कहाँ तक, बोथ फाइनेंशियल पावर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो इस तरह का जब एक ब्लैक एंड वाइट में कोई डॉक्यूमेंट आएगा, तब मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। उसके साथ साथ रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग, बोथ फॉर द म्यूनिसिपल फंक्शनरीज, इलेक्टेड पीपल एज वेल एज द इंस्टीट्यूशंस शुड बी अपग्रेडेड। सारे इंस्टीट्यूशंस, पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन जो आज तो अभी है, पैरास्टेटल भी काम कर रहे हैं सिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन डिपार्टमेंट, देयर कैपेसिटी शुड बी एनहेंस, और रेगुलर प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो उनको अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सिटी ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, वो इस तरह के प्रोग्राम करता है। तो आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, डिजिटल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द ऑन साइट। NIO जैसे डिजिटल उन्होंने मैनुअल्स भी बनाए हैं बहुत सारे, तो इस तरह के आप लोग भी बना सकते हो डिजिटल। तो उस दे कैन यूज़ द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग। एक कर्नाटक में कर्नाटक अर्बन रिफॉर्म सेल है, जो वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से बना था और कर्नाटक गवर्नमेंट की फंडिंग से बना था। KUIDFC है वहाँ पे, कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसमें बड़ा अच्छी मॉडल है। तो वो अगर किसी म्यूनिसपैलिटी को कोई इशू आ जाता है किसी भी चीज़ में, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है या फाइनेंशियल इशू आ जाता है, तो वो दे में आस्क आइदर ऑनलाइन और बाई यूजिंग द फोन और मोबाइल टू द रिफॉर्म सेल कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो वहाँ कंसल्टेंट बैठे हुए हैं और वो जो है उनको एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। और वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए, ऑनलाइन एज वेल एज द फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस तरह का हमने सजेस्ट किया था, फाइनेंस कमीशन में भी सजेस्ट किया था कि हर स्टेट में होना चाहिए, ऑन द पैटर्न ऑफ द कर्नाटका अर्बन म्यूनिसिपल रिफॉर्म सेल ऑफ द कर्नाटक गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट भी होगा, और दूसरा जो टेक्निकल नो हाउ है, जो नई नई रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, उसके बारे में म्यूनिसपैलिटी को पता लगेगा। तो ये मेरा एक सजेशन है जी। और रेगुलर प्रोग्राम आप भी करें। और जितने हिपा आपके हरियाणा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट ATI है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का, वो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है फॉर द इलेक्टेड पीपल। जब मैं हिपा में था, 5-6 साल रहा हूँ वहाँ पे, कंसल्टेंट था मैं हुडको चेयर का। तो वहाँ पे हम इलेक्टेड जो न्यूली इलेक्टेड वुमेंस काउंसलर आते थे, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम किया करते थे।
तो उनको अवेयरनेस क्रिएशन के लिए होता था 74th क्या है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल बजट क्या होता है। बहुत से काउंसलर को म्यूनिसिपल बजट ही नहीं पता होता। पहले तो वही देखें म्यूनिसिपल बजट होता क्या, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ें बेसिक इश्यूज़ हैं। तो ये जो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हों अगर रेगुलरली अवेयरनेस क्रिएशन के, एक आईईसी प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, अच्छा, आईसी, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का, उसका एक कंपोनेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो आपका अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका भी पर्पज़ यही है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं, उनको एजुकेट किया जाए उसमें और उसको कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, दैट इज़ अ पर्पस। ठीक है। तो सर आज जो है हम तकरीबन 1.5 घंटे तक हमने भारत के शहरों में क्या क्या संस्थान हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे व्यवस्था है, और ऊपर से जो पॉलिसी बनती है, जो सुझाव बनते हैं, वो नीचे तक स्टेट के लेवल तक कैसे आते हैं, कैसे एनफोर्स होते हैं, और उसमें क्या गैप्स हैं, लोकल गवर्नेंस में क्या गैप्स हैं। आज भी मैं कहूँगा कि हमने शायद हो सकता है 5% टच किया हो, क्योंकि ये तो एक समुंदर है। समुंदर है इसमें, तो ये तो एक समंदर है। हाँ। पर फिर भी हमने मिशन 73-74 के दर्शकों के लिए काफ़ी क्वालिटी डिस्कशन हुआ, और आपके समय के लिए धन्यवाद। और हम कुछ समय बाद फिर रिक्वेस्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर सवालों के साथ, जो हम आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र में, मिशन के सफ़र में। आगे हमें भी चैलेंजेस आएंगे, और जहां हम अटकेंगे फिर दोबारा से आपके साथ आपका राय मशवरा करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद माथुर साहब का, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।